एक दिन बाद से स्टूडेंट्स, आफ्टर वन डे, आपकी मेरी भी टेक्निकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं पहले से ठीक महसूस कर रहा हूँ और अनुराग सर की क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। और बीडब्ल्यू में जिनका भी स्टार्टिंग का पोर्शन छूटा हुआ है वो प्लीज ये क्लासेस कंप्लीट कर लें, या पहले की क्लासेस में अगर कोई डाउट रहा हो तो इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स बाकी सारे सभी सब्जेक्ट्स आपके बेसिक पर बेस्ड हैं। एसी पर भी हम लोगों ने स्टार्टिंग कर रखी है, रेजोनेंस का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक एसी थ्योरम्स के साथ हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, और इसके साथ साथ इवनिंग में एक स्लॉट हम लोग मेजरमेंट का भी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा स्मूथ वे में हो जाए। और अभी आप लोगों का कुछ दिन थोड़ा सा लॉस हुआ, ऑलमोस्ट मैं मान सकता हूँ 4-5 दिन 6 दिन का आप लोगों को इशू रहा। तो अब चीजें प्रॉपर रहेंगी और प्रॉपर मैनर्स में ही क्लास चलती रहेंगी। आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स की जो कम्युनिकेशन की क्लास है वो भी डे आफ्टर टुमारो स्टार्ट हो जाएगी। और पावर सिस्टम की क्लास इवनिंग में चल ही रही है। पावर सिस्टम की क्लास के साथ साथ जनरेशन के पार्ट पर जो पार्ट चल रहा है उसके साथ साथ आपका ट्रांसमिशन का पार्ट भी विद इन वीक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पैरेलली आपका ट्रांसमिशन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे और जनरेशन का पार्ट आपका चल ही रहा है। आप लोग सभी नोट्स प्रॉपर बनाते जाएं। नोट्स इसलिए बनाना स्टूडेंट्स मस्ट है क्योंकि जब आप बाद में रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। डे आफ्टर टुमारो रेजोनेंस का टेस्ट भी है, और बेसिक पर भी नोडल एनालिसिस का एक सेपरेट टेस्ट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। इसके बाद मैथ एनालिसिस जैसे ही कंप्लीट होगा इसका भी टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए चीजें बहुत प्रॉपर है माइंड पर, और इसको बहुत अच्छे वे में करना है। एक गुड मैनर में हम लोग को सिलेबस को एंड करना है। गुड मैनर्स में सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग प्रॉपर हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, क्लासेस ऑनलाइन भी करते रहेंगे। यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ओके ओके। 2 मिनट और वेट करेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं विद इन 2 मिनट्स।
हेलो हेलो, मुझे दे दो लैपटॉप देंगे। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, थोड़ा सा आज मैं लेट हो गया, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से क्लास को बंद करना पड़ा था। नाउ वी विल स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ए मेश एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट टॉपिक इज mesh analysis method, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने नोडल एनालिसिस मेथड कंप्लीट कर लिया था। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए दो यूनिवर्सल मेथड होते हैं। एक होता है नोडल एनालिसिस मेथड और दूसरा होता है मेश एनालिसिस मेथड। इन दोनों मेथड की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे पहला मेथड हम लोग, पहला यूनिवर्सल मेथड नोडल एनालिसिस हम लोग का कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी डीपीपी में आज या कल में आपको सेंड करवा दूंगा आपके व्हाट्सएप में और आपके ऐप में भी डलवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं मेश एनालिसिस मेथड, ठीक है। ये आपका जो मेथड है, इस मेथड की हेल्प से भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो मेश एनालिसिस मेथड होता है वो आपका दो रूल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द ओम्स लॉ प्लस केवीएल, ठीक है। तो आप देखेंगे केवीएल मींस होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को अगर आप मेश एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपको इन दोनों रूल्स को एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज ओम्स लॉ और केवीएल। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में इन दोनों रूल्स को एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को मेश एनालिसिस की हेल्प से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे मेश एनालिसिस मेथड हम थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें मेश के बारे में क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक होगा दैट इज नथिंग बट द आपका जो लूप होता है और मेश होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे पहचानेंगे कि कौन लूप है और कौन आपका मेश है, ठीक है। पहले तो हम लोगों को लूप और मेश में अंतर मालूम होना चाहिए और उसके बाद जब हमें लूप और मेश में अंतर मालूम होगा उसके बाद ही हम लोग अपने मेश एनालिसिस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला बेटा आपको हेडिंग जो डालना है दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन मेश एंड लूप, दैट इज मेश एंड लूप, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ठीक हो गया है। तो आपको बेटा जो भी आपको बेटा चैट करना है, आपको द इंजीनियर्स पहले हम लोग देखेंगे कि आपका मेश और लूप में क्या अंतर होता है, किसको मेश बोलते हैं और किसको लूप बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन लूप एंड मेश, लूप एंड मेश,
ठीक है। मेश एनालिसिस तो बाद में स्टार्ट करेंगे, पहला तो मेश एनालिसिस में एक वर्ड आता है मेश, तो पहले हम लोग पहचान ले मेश क्या होता है। ठीक है, जब हम मेश पहचानने जाएंगे तो हमें लूप की भी पहचान होनी चाहिए कि किसको हम मेश बोलते हैं और किसको आपका लूप बोलते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन लूप एंड मेश। ठीक है, पहले तो मैं आपको लूप के बारे में बताना चाहूंगा कि यदि कोई परिपथ आपका कैसा है, बंद है। ठीक है, अगर कोई परिपथ आपका बंद है तो 100% उस परिपथ को आप क्या बोलने वाले हैं, लूप बोलने वाले हैं। ठीक है, यदि आपके पास कोई परिपथ आपका कैसा होगा, बंद होगा, तो परिपथ हमेशा क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर हिंदी में बात की जाए कि यदि कोई परिपथ बंद है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सभी बंद परिपथ, सभी संभव बंद परिपथ आपके क्या कहलाते हैं, लूप कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर परिपथ आपका बंद है तो 100% मैं उसको क्या बोलने वाला हूं, लूप बोलने वाला हूं। इंग्लिश में अगर इस चीज को हम लोग बात करें तो इंग्लिश में डिफरेंस की बात कर सकते हैं लूप की। ठीक है, मैं पहले आपको डिफिनीशन बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको अलग से सर्किट डायग्राम की हेल्प से भी आपकी डिफिनीशंस को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग अपने लूप और मेश की डिफिनीशंस लिख लेंगे, उसके बाद जो भी चीजें बेटा मैं आपको डिफिनीशन वाइज लिखाऊंगा उन सारी चीजों को मैं आपके फिगर की हेल्प से भी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर बात करें, ऑल द पॉसिबल क्लोज पाथ इन ए सर्किट और ए मेश इन ए सर्किट और ए नेटवर्क इज नोन एज ए लूप। सर्किट में या फिर किसी भी नेटवर्क में जितने भी पॉसिबल क्लोज पाथ होते हैं उन सारे के सारे पॉसिबल क्लोज पाथ को आप क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। अब आप देखेंगे डिफिनीशन में क्लोज पाथ का वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो क्लोज पाथ क्या होगा, ठीक है, क्लोज पाथ की डिफिनीशन क्या होती है, तो क्लोज पाथ एक ऐसा पाथ होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग सेम पॉइंट से होता है। तो अगर कोई पाथ सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और सेम पॉइंट पे इंड हो रहा है, इंड होने को टर्मिनेटिंग वर्ड भी बोलते हैं, खत्म होना। ठीक है, तो अगर किसी भी पाथ का ओरिजिन एंड टर्मिनेटिंग अगर सेम पॉइंट से हो रहा है तो आपका पॉइंट वो आपका जो पाथ है वो कैसा पाथ कहलाएगा, क्लोज पाथ आपका कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी चीजें बेटा मैंने आपके बोर्ड पे बोली हैं या फिर आपके सामने बोली हैं उन सभी डिफिनीशंस को पहले मैं आपका बोर्ड पे लिख देता हूं और उसके बाद धीमे धीमे दोनों ही डिफिनीशंस को लिखने के बाद हम लोग फिगर की हेल्प से भी समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आपका हेडिंग आपको डालना है लूप। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग जो आपको डालना है दैट इज लूप। लूप को जनरली हम लोग स्मॉल एल से बेटा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लूप को जनरली हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा लूप की डिफिनीशन होगी दैट इज लूप की डिफिनीशन है कि यदि कोई परिपथ बंद है तो वह लूप कहलाता है। यदि कोई परिपथ बंद है, यदि कोई परिपथ बंद है तो वह परिपथ लूप कहलाता है। यदि कोई परिपथ बंद है तो वह लूप कहलाता है, वह लूप कहलाता है। ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं सभी संभव बंद परिपथ लूप कहलाते हैं, लूप कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं लिखना चाहूं तो इसी को लिख सकता हूं ऑल द पॉसिबल closed path in a circuit or network, in a circuit or a network is known as
known as loop, is known as a loop। ठीक है, तो सर्किट में जितने भी पॉसिबल क्लोज पाथ होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, लूप। तो अगर पाथ क्लोज है, अगर पाथ क्लोज है तो मैं उसको 100% उस क्लोज पाथ को क्या बोलने वाला हूं, लूप बोलने वाला हूं। ठीक है, अब क्लोज पाथ की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज पाथ। यहां पर एक वर्ड आया है क्लोज पाथ, तो क्लोज पाथ की डेफिनेशन बेटा मैं लिख देता हूं। A path is said to be a closed path. A path is said to be an closed path if the starting and ending, if the starting and ending of the path is represented by represented by the same point या फिर आप लिख सकते हैं इसी चीज को, that is a path is originating and terminating at the same point is known as a closed path। इसी चीज को आप अलग शब्दों में लिख सकते हैं, the starting या फिर आप लिख सकते हैं a path is originating and terminating at the same point, a path originating and terminating at a same point is known as closed path, is known as closed path। ठीक है, सारे डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। पहले आप डेफिनेशन को लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे लिखाता हूं, दैट इज मेश। तो कभी भी कोई पाथ मुझे क्लोज दिखेगा तो उस पाथ को मैं क्या बोल सकता हूं, लूप बोल सकता हूं। ठीक है, आपके पास लिखा है कि किसी भी सर्किट या फिर नेटवर्क में जितने भी पॉसिबल क्लोज पाथ होते हैं तो वो सारे के सारे पॉसिबल क्लोज पाथ क्या कहलाएंगे, लूप कहलाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको बेटा अच्छे से पहले। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा हेडिंग डालनी है, दैट इज मेश। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है बेटा, दैट इज मेश। ठीक है, मेश क्या होता है, तो मेश के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपके किसी भी नेटवर्क या फिर सर्किट का सबसे छोटा जो बंद परिपथ होगा, ठीक है, किसी भी नेटवर्क या फिर सर्किट का सबसे छोटा जो बंद परिपथ होगा, मतलब उससे छोटा कोई बंद परिपथ ना हो, सर्किट में जो सबसे छोटा बंद परिपथ होता है उसको क्या बोलते हैं, मेश बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले द स्मॉलेस्ट क्लोजेस्ट पाथ ऑफ ए नेटवर्क और ए सर्किट इज नोन एज ए मेश। सर्किट का सबसे छोटा बंद परिपथ, मतलब उससे छोटा कोई ना हो। तो अगर सबसे छोटे की बात कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं
कि एक ऐसा बंद परिपथ जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा बंद परिपथ ना हो, ऐसे बंद परिपथ को आप क्या बोल सकते हैं बेटा? दैट इज मेश बोल सकते हैं। तो मेश की दोनों ही डिफिनीशन करेक्ट है, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। बेस्ट डिफिनीशन है कि सर्किट का सबसे छोटा जो आपके पास बंद परिपथ होगा वो आपका क्या कहलाएगा? मेश कहलाएगा। और सबसे छोटा अगर बंद परिपथ, यानी बंद परिपथ हो लेकिन सबसे छोटा मतलब अब उससे छोटा कोई क्लोज पाथ ना हो, मतलब एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो, ऐसे क्लोज पाथ को आप क्या बोल सकते हैं? मेश बोल सकते हैं। इंग्लिश में बात करें, दैट इज स्मॉलेस्ट क्लोजेस्ट पाथ ऑफ ए सर्किट और ए नेटवर्क इज नोन एज ए व्हाट? दैट इज कॉल्ड मेश। या फिर आप एक बोल सकते हैं, mesh is a closed path. Mesh is a closed path which does not have any closed path in it. तो मैंने डेफिनेशन में यूज किया है कि mesh भी कैसा पाथ है? एक क्लोज पाथ है, और इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो, ऐसे क्लोज पाथ को आप क्या बोलते हैं? मेश। तो आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन में कि मेश भी कैसा पाथ है? क्लोज पाथ। अगर मेश आपका क्लोज पाथ है तो 100% ये क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मेश एक लूप है, लेकिन उस लूप के अंदर फिर से कोई दूसरा लूप, आपके पास दूसरा कोई क्लोज पाथ या फिर आपके पास लूप नहीं होना चाहिए। मतलब सर्किट का सबसे छोटा जो लूप होगा उसी लूप को आप क्या बोलने वाले हैं? मेश बोलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बार डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला कि सर्किट का सबसे छोटा बंद परिपथ, सर्किट का सबसे छोटा बंद परिपथ आपका मेश कहलाता है। और आप देखेंगे सबसे छोटा बंद परिपथ को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक ऐसा बंद परिपथ जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा बंद परिपथ ना हो, ऐसे बंद परिपथ को आप क्या बोलते हैं? मेश बोलते हैं। तो मेश इज ए क्लोज पाथ which does not have any which does not have फर्दर एनी क्लोज पाथ इन इट। मतलब आपका जो मेश भी है वो भी एक क्लोज पाथ है, लेकिन उस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं। तो मेश भी एक क्लोज पाथ है। अगर क्लोज पाथ है तो 100% क्या है? लूप है। तो दैट इज मेश इज द पार्ट ऑफ ए लूप, लेकिन ये एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं हो सकता, फिर कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं हो सकता। मतलब आप बोल सकते हैं सर्किट का जो सबसे छोटा लूप होगा उसी लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? मेश बोलते हैं। ठीक है, तो मेश की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मेश को हम स्मॉल m से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। मेश कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो मेश एनालिसिस में आपको सर्किट में मेश पहचानना आना चाहिए, दैट इज मेश। मेश की डेफिनेशन लिख रहा हूं, दैट इज सर्किट का सबसे छोटा बंद परिपथ आपका क्या कहलाता है? मेश कहलाता है। किसी नेटवर्क या फिर सर्किट का, किसी नेटवर्क और सर्किट का सबसे छोटा बंद परिपथ, सबसे छोटा बंद परिपथ मेश कहलाता है। मेश कहलाता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आप लोग को जो है फिगर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे? आप लोग एक बार थम्स अप देंगे, यहां पर थोड़ा सा मेरी स्क्रीन में वीडियो रुक गया है। आपको वीडियो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है? आप सभी को वीडियो सही दिखाई दे रहा है क्या? पोस्ट है। ठीक है, तो आप लोग बेटा मीटिंग पे ही रहेंगे। मैं मीटिंग को फिर से रीज्वाइन कर रहा हूं, स्टॉप है। ठीक है, ओके ओके, मेरी स्क्रीन पे भी वीडियो स्टॉप है। 1 मिनट होल्ड करेंगे, रुके रहेंगे बेटा, कोई भी मीटिंग को लीव नहीं करेगा। नाउ आई कैन बी अगेन रीज्वाइन द मीटिंग। कोई भी मीटिंग को लीव नहीं करेगा।
हेलो हेलो, चलिए अब मेरे ख्याल से वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आवाज और वीडियो आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहे हैं बेटा? आवाज और वीडियो सभी को क्लियर दिखाई दे रहे हैं बेटा? आप मुझे रिप्लाई करें। अब तो कोई इश्यू नहीं आ रहा, आवाज और वीडियो क्लियर है। चलिए, तो मैं बेटा मेश के बारे में आपको बता रहा था, दैट इज कि आपका क्या होता है, किसी भी नेटवर्क या फिर सर्किट का सबसे छोटा जो बंद परिपथ होगा, ठीक है। सर्किट में कई सारे बंद परिपथ होंगे, अगर परिपथ आपका क्या है, बंद है, ठीक है। अगर परिपथ बंद है तो बंद परिपथ को आप हमेशा क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। लेकिन सर्किट का जो सबसे छोटा बंद परिपथ है, अगर परिपथ बंद है तो लूप तो कहलाएगा, लेकिन जो सबसे छोटा बंद परिपथ है उसको आप लूप के अलावा क्या भी बोल सकते हैं, मैश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सर्किट का सबसे छोटा जो बंद परिपथ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर परिपथ बंद है तो 100% वो लूप होगा, लेकिन सर्किट का सबसे छोटा जो बंद परिपथ है उसको आप लूप के अलावा क्या भी बोल सकते हैं, मैश भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग और शब्दों में भी लिख सकते हैं, दैट इज मैश के डेफिनेशन, कि आपका जो मैश है वो एक ऐसा बंद परिपथ है जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा बंद परिपथ ना हो, ऐसे बंद परिपथ को आप मैश बोल सकते हैं। सबसे छोटा बंद परिपथ का मतलब है कि अब उससे छोटा बंद परिपथ नहीं है, मतलब आपका में से एक ऐसा बंद परिपथ है जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे छोटा का मतलब है कि अब उससे छोटा या फिर उसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ ना हो। तो मैं इसकी अलग डेफिनेशन हम लोग एक और लिख सकते हैं, दैट इज आपका एक ऐसा बंद मैश एक ऐसा बंद परिपथ है जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा बंद परिपथ ना हो, ठीक है। या फिर एक ऐसा बंद परिपथ, एक ऐसा बंद परिपथ, एक ऐसा बंद परिपथ, एक ऐसा बंद परिपथ जिसके अंदर दूसरा एक ऐसा बंद परिपथ जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा बंद परिपथ ना हो, जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा बंद परिपथ ना हो, ऐसे बंद परिपथ को मैश कहते हैं, सबसे छोटा का मतलब अब उससे छोटा कोई ना हो, मतलब एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो, ऐसे क्लोज पाथ को आप जो है मैश बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों डेफिनेशन को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं बेटा, that is the smallest closest path of a network and circuit is known as a mesh. The smallest closed path of a circuit or a network is known as mesh. सर्किट का सबसे छोटा बंद परिपथ आपका क्या कहलाता है, मैश कहलाता है। या फिर
मेश एक ऐसा क्लोज पाथ है जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो। तो लिख रहा हूं बेटा, मेश इज ए क्लोज पाथ, मेश इज ए क्लोज्ड पाथ। तो मेश भी कैसा पाथ है बेटा? क्लोज पाथ है। अगर मेश आपका क्लोज पाथ है, अगर मेश क्लोज पाथ है तो 100% मेश क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा। लेकिन आपका देखेंगे मेश इज ए क्लोज पाथ, अगर पाथ क्लोज है तो वो लूप कहलाएगा। तो मेश भी क्या है बेटा? एक लूप है, लेकिन इस लूप के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ, दूसरा क्लोज पाथ का मतलब लूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट क्लोजेस्ट पाथ, क्लोजेस्ट पाथ मतलब लूप, सर्किट का सबसे छोटा क्लोज पाथ का मतलब लूप ही क्या कहलाता है? मेश कहलाता है। तो सर्किट में जो सबसे छोटा लूप होगा उसी लूप को आप क्या बोल सकते हैं? मेश बोल सकते हैं। या फिर आपका एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो, ऐसे क्लोज पाथ या फिर ऐसे लूप को ही आपका क्या बोला जाता है? मेश बोला जाता है। तो मेश इज ए क्लोज पाथ which does not, mesh is a closed path of a network or a circuit, mesh is a closed path of a network or a circuit, of a network or circuit which does not a which does not further any closed path, which does not further any closed path, any closed path in it। ठीक है, तो मेश एक ऐसा क्लोज पाथ है जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेश इज ए क्लोज पाथ। मेश क्लोज पाथ मतलब क्या होता है? लूप होता है। तो मेश एक लूप है और उस लूप के अंदर कोई दूसरा आपके पास क्लोज पाथ या फिर लूप नहीं होना चाहिए। तो या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसा लूप जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा लूप ना हो, ऐसे लूप को मेश बोलते हैं। या फिर सर्किट का सबसे छोटा क्लोज पाथ का मतलब लूप, सब सर्किट का सबसे छोटा जो लूप होगा वही आपका क्या कहलाता है? मेश कहलाता है। तो इसी चीज को बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, सर्किट में जो सबसे छोटा लूप होगा वही लूप का आपका वही लूप क्या कहलाता है? मेश कहलाता है। ठीक है, सर्किट के सबसे छोटे लूप को आप क्या बोल सकते हैं? मेश बोल सकते हैं। लिख देता हूं बेटा, सर्किट और नेटवर्क का सबसे छोटा लूप ही मेश कहलाता है। मेश कहलाता है। ठीक है, सर्किट का सबसे छोटा लूप ही आपका मेश कहलाता है। या फिर आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में बेटा मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, आप लोग लिखते जाइएगा, इसी में और लगाइएगा, द स्मॉलेस्ट लूप ऑफ द सर्किट और नेटवर्क इज नोन एज ए मेश। ठीक है, यहां पर और लगाइएगा बेटा। अब मेरे पास नीचे जगह नहीं तो ऊपर लिख रहा हूं, दैट इज स्मॉलेस्ट लूप of a circuit or a network is known as mesh, is known as a mesh। ठीक है, चलिए अब जो मैंने डिफिनीशंस लिखाई हैं उन सभी डिफिनीशन को मैं आपको वन बाय वन करते हुए क्या करने वाला हूं? समझाने वाला हूं। ठीक है सर, आपके फिगर की हेल्प से सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
चलिए, तो हम लोग एक फिगर ले लेते हैं और उसमें मैश और लूप आपको बताने कि कितने मैश है और कितने लूप है, और सारी डिफिनीशंस को मैं आपका फिगर की हेल्प से आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए सर्किट डायग्राम। एक सर्किट यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, और इस सर्किट में आपके पास सबसे पहले एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। आपके पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सबसे पहले आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। पहली ब्रांच में आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ R1 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम पे लगा है। फिर आपके पास एक पहली ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास एक दूसरी ब्रांच है, और इस दूसरी ब्रांच में R2 ओम का प्रतिरोध लगा है। तीसरी ब्रांच में R3 ओम का प्रतिरोध लगा है। चौथी ब्रांच में R4 ओम का प्रतिरोध लगा है। पांचवी ब्रांच में आपके पास R5 ओम का प्रतिरोध लगा है, और यहां पर एक छठवीं ब्रांच है जिसमें आपके पास दैट इज R6 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। नाउ दिस इज पहली ब्रांच है जिसमें 10 ओम का प्रतिरोध लगा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द, यहां पर आप बोल सकते हैं कि आपके पास एक ब्रांच है जिसमें 10 ओम का प्रतिरोध है। फिर उसके बाद आप देखेंगे आप जो है इस 10 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम पे R1 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर आपके पास R2 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर आपके पास R3 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर आपके पास R4 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर आपके पास R5 ओम का प्रतिरोध लगा है, और फिर आपके पास R6 ओम का प्रतिरोध लगा। तो ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपको दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपको बताना है कि कितनी मैश हैं और कितने लूप हैं, ठीक है। तो मैश और लूप पहचानने से पहले मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा, चूंकि हम लोग नोडल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितने सिंपल नोड हैं, कितने प्रिंसिपल नोड हैं और कितने टोटल नोड हैं, पहले उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिंपल नोड वह पॉइंट होता है, या फिर वह पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन, या फिर वह पॉइंट जहां पर केवल और केवल दो ब्रांच मीट करती हैं, ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन या फिर ऐसे पॉइंट को आप सिंपल नोड बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जहां पर दो से ज्यादा ब्रांच क्या करेंगी, मीट करेंगी। दो से ज्यादा ब्रांच मतलब 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन को हम लोग प्रिंसिपल नोड बोलते हैं। और सर्किट में जो टोटल नोड होते हैं वो आपके सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड के सम के बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात की करें तो इस सर्किट में आपके कितने सिंपल और कितने प्रिंसिपल नोड है ये देखना है। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे केवल और केवल दो ब्रांच मीट करेंगे, तो ये कौन सा नोड होगा बेटा, सिंपल नोड। तो दिस इज द फर्स्ट सिंपल नोड। उसके बाद आप देखेंगे इस पॉइंट पे दो से ज्यादा ब्रांच मीट करेंगे, कितनी है, 1 2 3। तो जिस पॉइंट पे दो से ज्यादा ब्रांच मीट करेंगे उसको बोलेंगे प्रिंसिपल नोड। तो ये आपका पहला प्रिंसिपल नोड है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इस पॉइंट पे केवल और केवल दो ब्रांच मीट करेंगे, तो ये कौन सा नोड है, सिंपल नोड। तो दिस इज द सेकंड सिंपल नोड। उसके बाद इस पॉइंट पे भी केवल और केवल दो ब्रांच मिल रही, तो दिस इज अगेन सिंपल नोड। दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल नोड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे NS3। और आप देखेंगे इस पॉइंट पे आपके पास तीन ब्रांच मीट करें जो कि दो से ज्यादा है। जिस पॉइंट पे दो से ज्यादा ब्रांच मीट करेंगे उसको बोलेंगे प्रिंसिपल नोड। तो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल नोड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे NP2 से। और दिस इज नथिंग बट इस पॉइंट पे आपके पास केवल और केवल दो ब्रांच मीट करें, तो ये आपका कौन सा नोड होगा बेटा, सिंपल नोड। दिस इज द फोर्थ सिंपल नोड। तो इस सर्किट में अगर बात किया जाए तो कितने टोटल हमारे पास सिंपल नोड है, तो दैट इज 1 2 3 4, 4 सिंपल नोड है। और कितने प्रिंसिपल नोड है, 2 प्रिंसिपल नोड है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज टोटल नंबर ऑफ सिंपल नोड्स, दैट इज नंबर ऑफ सिंपल नोड्स।
नंबर ऑफ सिंपल नोड। ठीक है, सिंपल नोड को जनरली हम ns से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपल नोड बेटा कितने हैं, 4 सिंपल नोड है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इस सर्किट में कितने प्रिंसिपल नोड हैं, तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड को हम जनरली एनपी से रिप्रेजेंट करते हैं और 2 प्रिंसिपल नोड हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड, ठीक है, टोटल नोड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n। और बेटा टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होते हैं बेटा, सिंपल नोड प्लस प्रिंसिपल नोड। ठीक है, सिंपल नोड है आपके सर्किट में 4 और प्रिंसिपल नोड है बेटा 2, तो टोटल नोड है बेटा इस सर्किट में 6 आपके नोड हो गए। और इन 6 नोड में से 4 सिंपल नोड है और आपके पास दैट इज आपके पास 2 प्रिंसिपल नोड है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि सर्किट में कितनी मेश और कितने लूप है। ठीक है, मेश और लूप को पहचानने से पहले यहाँ पर मैं जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट मतलब नोड, उनके मैं नाम नंबरिंग कर देता हूं। ठीक है, नेमिंग कर देता हूं, नंबरिंग कर देता हूं। तो पहले आप नोड को ए पॉइंट मान लेते हैं, दूसरे नोड को हम लोग बी पॉइंट मान लेते हैं, तीसरे नोड को हम लोग सी पॉइंट मान लेते हैं, चौथे नोड को हम लोग डी पॉइंट मान लेते हैं, पांचवें नोड को हम लोग ई पॉइंट मान लेते हैं और छठवें नोड की नंबरिंग हम एफ से कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, आपके सर्किट में जितने भी पॉइंट या फिर जितने भी नोड थे सबकी नंबरिंग कर लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर आपका मेश और लूप को क्या करना है बताने की, सर्किट में कितना मेश और कितना लूप है। ठीक है, तो आप देखेंगे लूप की डेफिनेशन बताई थी कि आपके पास अगर पाथ क्लोज है तो आपका वो क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। ठीक है, अब क्लोज पाथ क्या होता है, आपका जो क्लोज पाथ होता है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होता है, सेम पॉइंट से, मतलब जहां से आप चले थे अगर आप उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो पाथ कैसा कहलाएगा, क्लोज पाथ कहलाने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक क्लोज पाथ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं पॉइंट ए से चलूं, ए से चल के अगर ए पे ही आ जाऊंगा तो पाथ क्लोज हो जाएगा, तो आपको एक क्लोज पाथ दिख रहा होगा। ए से चल रहा हूं बेटा, ए बी ई एफ ए, आप ए से चले और ए पे ही आ गए तो ये पाथ कैसा है, क्लोज है। अगर पाथ क्लोज है तो 100% क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। तो आपको इस सर्किट में एक लूप दिख रहा होगा, ए बी ई एफ ए, दिस इज नथिंग बट द लूप नंबर 1। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, लूप नंबर 1, तो दिस इज लूप नंबर 1। लूप की डेफिनेशन है कि पाथ अगर क्लोज है तो लूप कहलाएगा। तो आपको इस सर्किट में आपको पहला लूप दिख रहा होगा, दैट इज ए बी ई एफ ए, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका लूप नंबर 1 है। ठीक है, अब आपको मेश के बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे आपका ये जो लूप नंबर 1 है, इस लूप के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ, क्या मेश की डेफिनेशन मैंने बताई थी, मेश एक ऐसा क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो। ऐसे क्लोज पाथ को या फिर ऐसे लूप को, क्लोज पाथ का मतलब होगा लूप, ऐसे लूप को आप क्या भी बोल सकते हैं, मेश बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका लूप नंबर 1 ए बी ई एफ ए, ये कैसा पाथ है, क्लोज है। अगर पाथ क्लोज है तो ये क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। लेकिन इस क्लोज पाथ के अंदर क्या फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ है, बिल्कुल नहीं। तो इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो ऐसे क्लोज पाथ को आप क्या भी बोल सकते हैं, मेश बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे लूप को जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा लूप ना हो। तो आप देखेंगे लूप नंबर 1, इस लूप के अंदर ए बी ई एफ, इस लूप के अंदर फिर से क्या कोई दूसरा लूप या फिर कोई दूसरा क्लोज पाथ है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे लूप को आप क्या भी बोल सकते हैं, मेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी ई
एफ ए, इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो, ऐसे क्लोज पाथ या फिर ऐसे लूप को हम क्या भी बोल सकते हैं, मेश। तो यही आपका ये जो लूप नंबर 1 है, ये आपका क्या भी कहलाएगा, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, मेश। तो दैट इज ए बी एफ ए, ये आपका लूप नंबर 1 है, और ये लूप आपका क्या भी है बेटा, दैट इज आल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेश भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द मेश नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आपको एक दूसरा क्लोज पाथ यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बी से, अगर स्टार्ट करूं, दैट इज बी से चलूं और बी से पे ही पहुंच जाऊं, तो दैट इज नथिंग बट द क्लोज पाथ। तो आपको एक दूसरा क्लोज पाथ दिख रहा होगा, बी सी डी ई बी। बी से चला और फिर से बी पे आ गया, तो ये भी क्लोज पाथ है। अगर ये क्लोज पाथ है तो क्या कहलाएगा, लूप। लेकिन इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो ऐसे क्लोज पाथ को आप क्या भी बोल सकते हैं, मेश बोल सकते हैं। तो ये आपका लूप नंबर 2 है, और इस लूप को आप क्या भी बोल सकते हैं, मेश भी बोल सकते हैं। तो दैट इज आपको इस सर्किट में एक आपको जो है दूसरा लूप भी दिख रहा होगा, बी सी, दैट इज बी सी डी ई बी। दिस इज नथिंग बट ए क्लोज पाथ। अगर पाथ क्लोज है तो 100% वो क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। लेकिन बेटा इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो ऐसे क्लोज पाथ को आप लूप के साथ साथ क्या भी बोल सकते हैं बेटा, मेश बोल सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द मेश नंबर 2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इज आपका दूसरा लूप है, दैट इज बी सी डी ई बी। ये आपका लूप नंबर 2 है, क्योंकि इस लूप के अंदर फिर से या फिर इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो इस क्लोज पाथ को या फिर इस लूप को आप क्या भी बोल सकते हैं, मेश बोल सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द मेश नंबर 2। नाउ इसके अलावा आप देखेंगे इस सर्किट में क्या और कोई क्लोज पाथ दिख रहा है क्या, बिल्कुल इस सर्किट में एक और क्लोज पाथ आपको दिख रहा है, दैट इज, आप देखिए अगर आप ए से स्टार्ट करो और ए पे ही पहुंच जाएंगे तो पाथ क्लोज हो जाएगा। दैट इज ए बी सी डी ई एफ ए। आप ए से चले और ए पे ही पहुंच गए तो ये पाथ भी कैसा है, क्लोज है। अगर पाथ क्लोज है तो 100%, अगर पाथ क्लोज है तो क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द, दिस इज लूप नंबर 3। ये आपको मैं डॉटेड साइड से दिखा रहा हूं, दिस इज नथिंग बट द लूप नंबर 3। दिस इज नथिंग बट योर लूप नंबर 3, ठीक है। तो दैट इज आपका ए बी सी डी ई एफ ए, ये आपका क्या है, क्लोज पाथ है, ठीक है। ये आपका क्लोज पाथ है। अगर पाथ क्लोज है तो क्या कहलाएगा, लूप। ए बी सी डी ई एफ ए, जहां से चले वहीं पहुंच गए तो पाथ क्लोज हो गया। अगर पाथ क्लोज है तो ये आपका क्या कहलाएगा, लूप। दिस इज नथिंग बट द लूप 3। लेकिन आप देखेंगे क्या ये जो लूप नंबर 3 है, दिस इज नथिंग बट द लूप नंबर 3, क्या इस लूप को मैं मेश बोल सकता हूं क्या? आप देखेंगे लूप नंबर 3 इस क्लोज पाथ के अंदर, दैट इज ए बी सी डी ई एफ ए, इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से दो क्लोज पाथ है, एक है ए बी ई एफ ए एंड दैट इज बी सी डी ई बी। अगर मैं इन क्लोज पाथ को क्या कर दूं बेटा, मिला दूं, तो मुझे बड़ा वाला क्लोज पाथ आपको मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ये जो बड़ा वाला लूप नंबर 3 है या फिर ये जो क्लोज पाथ है, इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से आपके पास दो क्लोज पाथ हैं। तो आपको मेश की डेफिनेशन बताई थी, मेश एक ऐसा क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर फिर से कोई क्लोज पाथ ना हो। तो अगर मैं इस बड़े वाले क्लोज पाथ जिसको मैं लूप नंबर 3 बोल रहा हूं, इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से मेरे पास दो क्लोज पाथ हैं, तो इस लूप को, इस आउटर वाले लूप को आप मेश नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज आपको दिख रहा होगा कि इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितने लूप है बेटा, 3 लूप है, और कितनी मेश है बेटा, 2 मेश है। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि अगर पाथ क्लोज होगा तो हमेशा क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। लेकिन एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो, ऐसे क्लोज पाथ को आप क्या भी बोल सकते हैं, लूप के साथ साथ मेश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ए बी ई एफ ए, ये पाथ क्लोज है तो ये क्या कहलाएगा, लूप। और इस लूप के अंदर या फिर इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो इस लूप को आप क्या बोल सकते हैं, मेश भी बोल सकते हैं। उसके बाद बी ई
डी एफ बी, ये भी पाथ कैसा है? क्लोज है। अगर पाथ क्लोज है तो लूप कहलाएगा, लेकिन इस क्लोज पाथ के अंदर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो इस क्लोज पाथ को आप क्या भी बोल सकते हैं? लूप के साथ साथ मेश बोल सकते हैं। आउटर में एक आपको ये बड़ा सा क्लोज पाथ दिख रहा होगा, ए बी सी डी ई एफ ए, दिस इज द क्लोज पाथ। अगर ये पाथ क्लोज है तो लूप कहलाएगा, लेकिन इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से फर्दर दो क्लोज पाथ है, ठीक है, इसलिए इस क्लोज पाथ को हम मेश नहीं बोल सकते हैं। तो इस गिवन नेटवर्क में अगर नंबर ऑफ मेश पूछी जाए तो नंबर ऑफ मेश होंगी 2 और नंबर ऑफ लूप होंगे दैट इज 10। तो मैं लिख देता हूं बेटा, दैट इज इन द गिवन सर्किट, इन द given circuit, in the given circuit, the number of mesh, the number of mesh जो कि किससे प्रिंट होगा? m से। the number of mesh that can be represented by small m, जिनकी वैल्यू बेटा कितनी है? 2। और लूप की बात की जाए, the number of loops, the number of loops that can be represented by small l, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3। ठीक है, तो दैट इज आपको दिख रहा होगा कि इस गिवन सर्किट में 2 मेश हैं और 3 आपके लूप हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि क्या हमेशा जो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा उसमें मेश को निकालने की हमेशा ऐसे देखना पड़ेगा? क्या उसका कोई फार्मूला होता है? बिल्कुल। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितनी मेश हैं उनको डायरेक्टली फार्मूले से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो सर्किट में नंबर ऑफ मेश को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके पास होता है, मैथमेटिकल फार्मूला, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन लूप को निकालने का फार्मूला नहीं होता, उनको आपको हमेशा क्या करना होता है? आपको गिनना पड़ता है सर्किट में कि सर्किट में कितने लूप हैं। मेश को निकालने का मैथमेटिकल फार्मूला होता है, लेकिन लूप को निकालने के लिए आपको अपने सर्किट में नंबर ऑफ लूप्स को क्या करना पड़ेगा? आपको गिन के ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा यहां से आप 1-2 पॉइंट और ऑब्जर्व कर सकते हैं, 1-2 पॉइंट और ऑब्जर्व कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। सर्किट में जितनी भी मेश होंगी, हेलो, सर्किट में जितनी भी मेश भी कैसा पाथ है? क्लोज पाथ है। अगर मेश क्लोज पाथ है तो 100% मेश क्या होगा? लूप होगा। दिख रहा होगा, सर्किट में जितनी भी मेश होंगी सारी की सारी मेश क्या होती हैं? लूप होती हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो मेश है, मेश क्या है? सबसे छोटा, सर्किट के सबसे छोटा जो क्लोज पाथ होगा वही क्लोज पाथ आपका क्या कहलाता है? मेश। तो मेश भी क्या है? एक क्लोज पाथ है, ठीक है। लेकिन कैसा क्लोज पाथ है? सबसे छोटा। सबसे छोटा क्लोज पाथ है, मतलब ये क्लोज पाथ है, तो दैट इज नथिंग बट, अगर मेश बेटा क्लोज पाथ है तो 100% अगर ये क्लोज पाथ है तो क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा। तो सर्किट में जितनी भी मेश होती हैं, सर्किट में सारी की सारी मेश क्या होती हैं? लूप होती हैं। लेकिन क्या सारे के सारे लूप आपके मेश होते हैं? कुछ लूप तो बेटा आपके मेश होते हैं, लेकिन कुछ लूप आपके मेश नहीं होते। तो सर्किट में जितनी भी मेश होंगी, सर्किट में जितनी भी मेश होंगी सारी की सारी मेश हमेशा क्या होगी? लूप होंगी। लेकिन सर्किट में सारे के सारे जो लूप होंगे वो मेश नहीं होंगे। सर्किट में कुछ लूप तो आपके क्या होंगे? मेश होंगे, लेकिन कुछ लूप आपके मेश नहीं होंगे, ठीक है। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सर्किट में जितनी सारी की सारी जो मेशें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? लूप कहलाती हैं। लेकिन सर्किट में सारे के सारे जो लूप होते हैं वो आपके मेश नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा एक नोट पॉइंट आप यहां पर लिख लेंगे। तो नाउ यू कैन टेक इट द वन नोट, यहां पर एक नोट लिखिए। सर्किट में सारी की सारी जो मेश होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? लूप कहलाती हैं। किसी भी सर्किट और नेटवर्क में किसी भी सर्किट या फिर नेटवर्क में सारी की सारी मेश लूप होती हैं। किसी भी नेटवर्क या फिर सर्किट में सारी की सारी मेश, सारी की सारी मेश लूप कहलाती हैं। लूप कहलाती हैं। लेकिन
सर्किट या फिर नेटवर्क में, लेकिन सर्किट और नेटवर्क में सारे के सारे लूप मैश नहीं होते हैं, लेकिन सर्किट या फिर नेटवर्क में सारे के सारे लूप मैश नहीं होते हैं। कुछ लूप तो आपके मैश होते हैं, लेकिन कुछ लूप आपके मैश नहीं होते। तो ये मैंने लिखा है कि सारे के सारे जो लूप होंगे वो आपके मैश नहीं होंगे, लेकिन जितनी भी मैश होंगी वो सारे के सारे क्या होंगे, लूप होंगे। तो मैं लिख देता हूं, ऑल द मैश, सर्किट में जितनी भी मैश होंगी, ऑल द मैश आर नोन एज ए लूप, बट ऑल द लूप्स आर नॉट मैश। ठीक है, लिख सकते हैं इन ए नेटवर्क और ए सर्किट, इन ए नेटवर्क और सर्किट, all the mesh are known as loop, but all the loop are not mesh। सारे के सारे जो लूप होते हैं वो मैश नहीं होते हैं, लेकिन सारी के सारी जो मैश होती हैं वो क्या होती हैं, लूप। ऑल द मैश आर नोन एज ए लूप, लेकिन ऑल द लूप्स आर नॉट कॉल्ड एज ए मैश। ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। ठीक है, एक चीज और भी याद रखेंगे, जो मैश होती है, मैश को जनरली हम लोग इंडिपेंडेंट लूप्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे सर्किट में पूछा जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स बताइए, तो दैट इज इंडिपेंडेंट लूप्स का मतलब भी आपका क्या होता है, मैश होता है। इस चीज को भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से लिखा देता हूं, सारे के सारे पॉइंट लिखते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपके छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, जितने भी सर्किट में इंडिपेंडेंट लूप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट लूप को ही क्या बोलते हैं, मैश बोलते हैं। नोट करके लिखेंगे एक और पॉइंट, द मैश आर आल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट लूप। तो अगर आपसे इंडिपेंडेंट लूप पूछा जाए तो मतलब आपसे मैश ही पूछ रहा है। मैश इज आल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट लूप, इंडिपेंडेंट लूप। ठीक है, इंडिपेंडेंट लूप मींस क्या होता है, मैश ही होता है। ठीक है, अगर आपसे इंडिपेंडेंट लूप पूछे तो दैट इज नथिंग बट द मैश के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं कि अगर कोई सर्किट डायग्राम दिया है तो उसमें अगर नंबर ऑफ मैश कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ मैश कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। वैसे आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपके नंबर ऑफ मेस निकालने के जो फार्मूले वो डिफरेंट डिफरेंट है। किसी बुक में कुछ अलग फार्मूला लिखा है, किसी बुक में अलग फार्मूला। दोनों ही फार्मूले आपके सही होते हैं और मैं दोनों ही फार्मूले को लगाने का तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेस को, किसी भी सर्किट में नंबर ऑफ मेस को कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूले होते हैं और दोनों ही फार्मूले आपके करेक्ट हैं, लेकिन दोनों को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आपको समझाने के लिए मैं एक सर्किट डायग्राम ले लेता हूं। नाउ दिस इज द सेम सर्किट डायग्राम ले रहा हूं। आपके पास आपके इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में पहली ब्रांच है। पहली ब्रांच में आपके पास R1 ओम का प्रतिरोध लगा है। आपके पास इस सर्किट में एक दूसरी ब्रांच है जिसमें R2 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में तीसरी ब्रांच है और इस तीसरी ब्रांच में R3 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक चौथी ब्रांच है जिसमें R4 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक छठवीं ब्रांच है जिसमें R6 ओम का प्रतिरोध लगा है और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक पांचवी ब्रांच है जिसमें आपके पास R5 ओम का प्रतिरोध लगा है और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक सातवीं ब्रांच है जिसमें एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा। नाउ दिस इज प्लस माइनस, दिस इज 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा, ठीक है। नाउ पहली ब्रांच में R1 ओम का प्रतिरोध है, दूसरी ब्रांच में R2 ओम का प्रतिरोध है, तीसरी ब्रांच में R3 ओम का प्रतिरोध है, चौथी ब्रांच में R4 ओम का प्रतिरोध है, पांचवी ब्रांच में R5 ओम का प्रतिरोध है और छठवीं ब्रांच में R6 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। नाउ फिर से मैं इसी सर्किट डायग्राम को बना रहा हूं, ठीक है। फिर से मैं इस सर्किट डायग्राम को बना रहा हूं। दोनों फार्मूले में बराबर पैरेलली आपको समझाता चलूंगा जिससे कि आपको मालूम चले कि दोनों ही फार्मूले बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें पहली ब्रांच में R1 ओम का प्रतिरोध लगा है, दूसरी ब्रांच में R2 ओम का प्रतिरोध लगा है, दैट इज तीसरी ब्रांच में R3 ओम का प्रतिरोध लगा है, चौथी ब्रांच में R4 ओम का प्रतिरोध लगा है, छठवीं ब्रांच में R6 ओम का प्रतिरोध लगा है और बेटा पांचवी ब्रांच में दैट इज R5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास एक सातवीं ब्रांच है और इस सातवीं ब्रांच में आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा। दिस इज 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। पहली ब्रांच में R1 ओम का प्रतिरोध लगा है, दूसरी ब्रांच में R2 ओम का प्रतिरोध लगा है, तीसरी ब्रांच में R3 ओम का प्रतिरोध लगा है, चौथी ब्रांच में R4 ओम का प्रतिरोध लगा है, पांचवी ब्रांच में R5 ओम का प्रतिरोध लगा और छठवीं ब्रांच में R6 ओम का प्रतिरोध लगा, ठीक है। दो बार मैंने सेम सर्किट डायग्राम को बनाया है जिससे कि आपको दिख जाए कि दोनों में मैं अलग अलग फार्मूले लगाऊंगा मेस, नंबर ऑफ मेस को निकालने के लिए और दोनों ही फार्मूले से आपका सेम रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। दैट इज चलिए, तो आपको वैसे इस सर्किट में आपको नंबर ऑफ मेस मालूम है कि कितनी मेस है बेटा? 2 मेस है। यहां भी आपको दिख रहा होगा कि सर्किट में 2 मेस है। इस चीज को हम लोग फार्मूले से निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेस का जो फार्मूला होता है किसी भी सर्किट में, नंबर ऑफ मेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला इज नथिंग बट गिवन बाय द नंबर ऑफ मेस, द नंबर ऑफ मेस। नंबर ऑफ मेस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, द नंबर ऑफ मेस इन ए सर्किट और नेटवर्क। नंबर ऑफ मेस इन ए सर्किट ऑफ ए नेटवर्क इज गिवन बाय द फार्मूला m इज इक्वल टू होता है बेटा दैट इज b माइनस n प्लस 1। दिस इज द फार्मूला। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में नंबर ऑफ मेस, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज गिवन बाय द फार्मूला b माइनस n प्लस 1, वेयर इस फार्मूले में जो b है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? b रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज टोटल नंबर ऑफ ब्रांच इन द नेटवर्क और सर्किट। b रिप्रेजेंट कर रहा है वेयर
वेयर बी रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज टोटल नंबर ऑफ ब्रांच, टोटल नंबर ऑफ ब्रांच इन द गिवन सर्किट, सर्किट और नेटवर्क। आपके गिवन सर्किट या फिर नेटवर्क में टोटल कितनी ब्रांच है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा दैट इज टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द सर्किट और नेटवर्क। टोटल नंबर ऑफ द नोड जो होते हैं एन, वो किसके बराबर होते हैं, सिंपल नोड प्लस प्रिंसिपल नोड के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप नंबर ऑफ मेश का फार्मूला लगाएंगे बी माइनस एन प्लस वन, तो आपको गिवन सर्किट में टोटल ब्रांच निकालनी होगी, टोटल कितना नोड है। टोटल नोड निकालने के लिए आपको दोनों नोड कंसीडर करने हैं, सिंपल नोड भी और प्रिंसिपल नोड भी। ठीक है, तो जब भी आप जो है नंबर ऑफ मेश निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे दैट इज बी माइनस एन प्लस वन, तब आपको जो है टोटल ब्रांच निकालनी होगी अपने सर्किट में और टोटल नोड। टोटल नोड जो होते हैं दैट इज सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड, मतलब सर्किट में हम सिंपल नोड भी कंसीडर करेंगे और प्रिंसिपल नोड। और जब ये सारी की सारी चीजें आपको मालूम चल जाएंगी तो नंबर ऑफ मेश आप निकाल सकते हैं सर्किट में कितने होंगे। ठीक है, तो चलो निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं अपने नोड निकालने की कोशिश करूंगा, टोटल कितने नोड है। टोटल नोड क्या होता है, टोटल नोड होता है सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड। मतलब जब भी आप इस फार्मूले को लगाएंगे बी माइनस एन प्लस वन, तो सर्किट में टोटल नोड निकालने, टोटल नोड निकालने के लिए सिंपल नोड भी कंसीडर करने और प्रिंसिपल नोड। तो आपको दिख रहा होगा, आपको सिंपल नोड क्या होता है, सर्किट में जहां पर केवल दो ब्रांच मीट करेंगे उसको बोलेंगे सिंपल नोड, और जहां पर दो से ज्यादा ब्रांच मीट करेंगे उसको बोलेंगे प्रिंसिपल नोड। तो आपको दिख रहा होगा बेटा, यहां पर केवल और केवल दो ब्रांच मीट करेंगे, कौन सा नोड है बेटा, सिंपल नोड है। यहां पर दो से ज्यादा ब्रांच मीट कर रही है दैट इज ये कौन सा नोड है, प्रिंसिपल नोड है। यहां पर केवल और केवल दो ब्रांच मीट करेंगे, कौन सा नोड है, सिंपल नोड है। यहां पर केवल और केवल दो ब्रांच मीट करेंगे, कौन सा नोड है, सिंपल नोड है। यहां पर दो से ज्यादा ब्रांच मीट करेंगे, कौन सा नोड है बेटा, प्रिंसिपल नोड है। और यहां पर आपके पास केवल और केवल दो ब्रांच मीट करें तो ये कौन सा नोड है बेटा, सिंपल नोड है। तो आपको दिख रहा होगा सर्किट में चार सिंपल नोड है और दो प्रिंसिपल नोड है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं बेटा, दैट इज चार सिंपल नोड है, दो प्रिंसिपल नोड है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड है 6। ठीक है, तो इस सर्किट में टोटल नंबर ऑफ नोड हो गए 6। अब मुझे ब्रांच निकालनी, तो सबसे पहले नोड कंसीडर करिएगा, उसके बाद ब्रांच कंसीडर करेंगे। ब्रांच क्या होती है बेटा, ब्रांच होती है दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन, क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर आपने नोड कंसीडर कर लिए, अब दो नोड के बीच अगर एलिमेंटल कनेक्शन होगा तो क्या होगा, ब्रांच। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर दो नोड है, इन दोनों नोड को मैंने वोल्टेज सोर्स या फिर एलिमेंट के थ्रू कनेक्ट किया, तो ये क्या कहलाएगी, ब्रांच। तो दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन क्या कहलाएगा, ब्रांच। तो दिस इज द फर्स्ट ब्रांच। दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन क्या कहलाएगा, ब्रांच। तो ये भी क्या है, ब्रांच। दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। और दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। तो आपको टोटल ब्रांच दिख रही होंगी 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल ब्रांच बेटा कितनी दिख रही है, 7। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो अभी देख सकते हैं, दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन ब्रांच है, यहां भी दो नोड है, दैट इज आपके सर्किट में टोटल 6 नोड हैं। टोटल कितने नोड है, 6 नोड कंसीडर किए हैं। तो बेटा नोड के बीच का, दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन ब्रांच कहलाएगा, दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन ब्रांच कहलाएगा, दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन ब्रांच कहलाएगा, दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन ब्रांच कहलाएगा, दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन ब्रांच कहलाएगा, और दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन ब्रांच कहलाएगा। तो टोटल अगर मैं ब्रांच की बात करूं दैट इज 1 2 3 4 5 6
एंड दिस इज 7। तो टोटल ब्रांच है यहाँ पर 7, तो टोटल ब्रांच हो गई 7। टोटल नंबर ऑफ नोड है बेटा 6 प्लस 1, 1 तो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो 7 1 8, 8 में 6 चले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ मेश कितनी है? 2। तो इस सर्किट में कितनी मेश है बेटा? 2, और 2 मेश आपको दिख रहे होंगे, दिस इज द मेश नंबर 1, दिस इज मेश नंबर 1, और आपको एक दूसरी मेश दिख रही होगी, दिस इज द मेश नंबर 2। तो इस सर्किट में 2 मेश हैं, जो कि मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाया फार्मूले के हेल्प से, दैट इज नथिंग बट द 2। अब एक और फार्मूला होता है नंबर ऑफ मेश निकालने का, तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला फार्मूला होता है नंबर ऑफ मेश निकालने का, दैट इज b माइनस n प्लस 1। चलिए दूसरा फार्मूला भी निकालते हैं। एक और फार्मूला कई सारी बुक्स में दिया होता है, द नंबर ऑफ मेश इज गिवन बाय द फार्मूला b माइनस np प्लस 1। द नंबर ऑफ मेश, नंबर ऑफ मेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, इन ए सर्किट और नेटवर्क इज गिवन बाय द फार्मूला दैट इज इक्वल टू b माइनस np प्लस 1। आप जो है अपने नंबर ऑफ मेश को निकालने के लिए आप इस फार्मूले को भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मेश that can be represented by m is given by the formula b minus np plus 1, where इस फार्मूले में b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? b रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ब्रांच इन द गिवन सर्किट। b रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ब्रांच इन द गिवन सर्किट। b रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ब्रांच in the given circuit और नेटवर्क। और बेटा NP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? NP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? NP रिप्रेजेंट कर रहा है आपके केवल प्रिंसिपल नोड को। NP रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड्स इन द गिवन सर्किट और नेटवर्क। तो जब भी आप जो है इस फार्मूले को लगाएंगे तो आपको सर्किट में केवल और केवल कौन से नोड कंसीडर करने? प्रिंसिपल नोड। इस फार्मूले को लगाते समय सर्किट में आपको केवल प्रिंसिपल नोड कंसीडर करने हैं, सिंपल नोड कंसीडर नहीं करने। तो मैं सर्किट में केवल प्रिंसिपल नोड देखूंगा और जितने नोड होंगे उस हिसाब से मैं ब्रांच गिनूंगा। अगर मैंने 2 नोड कंसीडर किए तो नोड के बीच में जितना एलिमेंटल कनेक्शन होगा वही ब्रांच कहलाएगा, ठीक है। नाउ क्लियर? नाउ इस फार्मूले को अगर मैं लगाऊंगा तो इस फार्मूले से देखते हैं क्या सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता। ध्यान से देखिएगा बेटा। तो इस फार्मूले में आपको क्या चाहिए बेटा? नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड चाहिए। तो प्रिंसिपल नोड की डिफिनीशन होती है कि प्रिंसिपल नोड वह पॉइंट होता है जहां पर 2 से ज्यादा ब्रांच मीट करती है। तो आपको दिख रहा होगा इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास ये एक नोड है जिसमें 2 से ज्यादा ब्रांच मीट कर रही है, और यहाँ पर ये एक नोड है जिसमें 2 से ज्यादा ब्रांच मीट कर रही है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल नोड एंड दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल नोड, ठीक है। तो अगर सर्किट में पूछा जाए कि कितना प्रिंसिपल नोड है तो सर्किट में केवल और केवल 2 ही प्रिंसिपल नोड है। मतलब मैं केवल 2 आपके प्रिंसिपल नोड है, सिंपल नोड कंसीडर नहीं। इस फार्मूले को निकालते समय आपको केवल कौन से नोड देखने हैं? प्रिंसिपल नोड। तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड बेटा कितने हैं? नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड है आपके NP से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितने हैं? 2। अब 2 मेरे पास नोड है और अब आपको ब्रांच देखनी है। प्रिंसिपल नोड तो मुझे मालूम चल गया, अब मुझे किसकी वैल्यू देखनी है? ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? सर्किट में आपने केवल प्रिंसिपल नोड कंसीडर किए हैं, तो बेटा नोड के बीच का केवल 2 ही नोड आपने कंसीडर, प्रिंसिपल नोड कंसीडर करना है, ठीक है। प्रिंसिपल नोड कितने हैं? 2। तो अब इन दोनों नोड के बीच में एलिमेंटल कनेक्शन ही क्या कहलाएगा? ब्रांच कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन क्या है? ब्रांच। तो इन 2 नोड के बीच में एक एलिमेंटल कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, R1 ओम का रजिस्टर, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, एंड दैट इज R6। इन तीनों एलिमेंट को कनेक्ट करके आप इन दोनों नोड के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा
दो ब्रांच क्या होता है, दो नोड के बीच का, दो नोड के बीच का एलिमेंटल। तो एक एलिमेंटल कनेक्शन आपको दिख रहा होगा R1 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स एंड दैट इज R6। इन तीनों एलिमेंट को आपस में कनेक्ट करके आप इन दोनों नोड को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द दो नोड के बीच का एक एलिमेंटल कनेक्शन क्या है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंटल कनेक्शन। इन दो नोड के बीच में दूसरा एलिमेंटल कनेक्शन क्या है, R2 ओम के थ्रू हमने कनेक्शन कर रखा है। और एक आपको दिख रहा होगा इन दो नोड के बीच में R3 R4 और R5 को मिला के भी आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों नोड के बीच में एलिमेंटल कनेक्शन कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा बेटा इन दो नोड के बीच में एक एलिमेंटल कनेक्शन तो ये है, दैट इज दो रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स को मिला के आप एक एलिमेंटल कनेक्शन कर रहे हैं। इन दो नोड के बीच में R2 ओम के थ्रू भी एलिमेंटल कनेक्शन है। और बेटा इन दो नोड के बीच में R3 R4 और R5 इन तीनों रजिस्टर को मिला के भी आप क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंटल कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये एक सिंगल ब्रांच नहीं, ब्रांच क्या होती है, नोड। आप सर्किट में केवल इस बार में प्रिंसिपल नोड कंसीडर कर, दो ही प्रिंसिपल नोड हैं। अब इन दोनों नोड के बीच में कितना एलिमेंटल कनेक्शन है, दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन ही क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। तो आप देखेंगे इन दो नोड के बीच में आप कैसे जा सकते हैं, इन दो नोड के बीच में एक तो आप R1 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और R6 से होते हुए जा सकते हैं। तो एक तो कनेक्शन ये है, इन दो नोड के बीच में एक एलिमेंटल कनेक्शन ये है। दूसरा इन दो नोड के बीच में एक एलिमेंटल कनेक्शन R2 के थ्रू है। और इन दो नोड के बीच में दैट इज R3 R4 और R5 के थ्रू एक एलिमेंटल कनेक्शन ही है। मतलब इन दो नोड के बीच में तीन एलिमेंटल कनेक्शन दिख रहे होंगे। एक तो एलिमेंटल कनेक्शन आपको ये दिख रहा होगा, दूसरा एलिमेंटल कनेक्शन ये दिख रहा होगा, तो तीसरा एलिमेंटल कनेक्शन इन तीनों रजिस्टर को मिला के भी एक एलिमेंटल कनेक्शन बन रहा है। तो आप देखेंगे इन दो नोड के बीच में सर्किट में जब प्रिंसिपल नोड कंसीडर करेंगे तो आपके नंबर ऑफ ब्रांचेज आप देखेंगे कितनी होगी, दैट इज दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन। इन दो नोड के बीच में एक एलिमेंटल एक है, एक एलिमेंटल कनेक्शन, इन तीनों को मिला के एक एलिमेंट बन रहा है, दिस इज द वन एलिमेंटल कनेक्शन। इस रजिस्टर के थ्रू एक एलिमेंटल कनेक्शन और है, और इन तीनों रजिस्टर के थ्रू एक एलिमेंटल कनेक्शन ये है। तो टोटल कितना एलिमेंटल कनेक्शन है, इन दो नोड के बीच में एक एलिमेंटल कनेक्शन ये है, एक एलिमेंटल कनेक्शन ये है, और एक एलिमेंटल कनेक्शन ये है। तो दो नोड के बीच में जितना भी एलिमेंटल कनेक्शन होगा वही क्या कहलाएगा, ब्रांच। तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मुझे केवल प्रिंसिपल नोड कंसीडर करना, कितनी ब्रांच होगी, दो नोड के बीच में एक एलिमेंटल कनेक्शन, दैट इज दिस इज द, अगर एलिमेंटल कनेक्शन तो ये क्या कहलाएगा, ब्रांच नंबर 1। दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन क्या कहलाएगा, ब्रांच, दिस इज द ब्रांच नंबर 2। और दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन क्या कहलाता है, ब्रांच। तो इन तीनों रजिस्टर को मिला के एक ये वाली ब्रांच बन रही है, इस सिंगल रजिस्टर से एक दूसरी ब्रांच बन रही है। और बेटा इन दोनों रजिस्टर वोल्टेज सोर्स को मिला के एक एलिमेंटल कनेक्शन ये बन रहा है इन दोनों प्रतिरोधों के बीच में, तो एक ये ब्रांच। तो टोटल ब्रांच कितनी हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट द 3। तो टोटल ब्रांच यहां पर है आपके पास, दैट इज नथिंग बट द 3। कितना प्रिंसिपल नोड है, 2 + 1, और 3 एक 4, 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा बेटा, कितना आपके पास मेश है, दैट इज नथिंग बट द 2। तो यहां से भी आंसर क्या आ रहा है, 2। और आपको दिख रहा होगा दो ही मेश दिख रही होंगी, दिस इज द मेश नंबर 1, दिस इज द मेश नंबर 1, और ये आपका मेश नंबर 2, दिस इज नथिंग बट द मेश नंबर 2। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब आप सर्किट में, अब आपके पास देखिए दो फार्मूले मैंने बताए हैं, चाहे आप जो है नंबर ऑफ मेश को निकालने के लिए b-n+1 वाला फार्मूला लगाइए, या फिर b-np+1 वाला फार्मूला लगाइए। अगर आप जो है नंबर ऑफ मेश निकालने के लिए फार्मूला लगाना b-n+1, तो n रिप्रेजेंट करता है टोटल नोड। टोटल नोड जब आप निकालेंगे तब आपको सिंपल नोड भी कंसीडर करने हैं और प्रिंसिपल नोड भी कंसीडर करने हैं। तो इस फार्मूले को लगाते समय आप सर्किट में सिंपल और प्रिंसिपल दोनों नोड कंसीडर करेंगे, और सिंपल और प्रिंसिपल नोड दोनों नोड करेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स आपके पास ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा होंगे तो दैट नंबर ऑफ ब्रांच भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो जब आप इस फार्मूले को लगाएंगे तब आपको टोटल नोड निकालने, टोटल नोड निकालने के लिए
सिंपल और प्रिंसिपल दोनों नोड कंसीडर करना है। लेकिन अगर आप जो है नंबर ऑफ मेश निकालने के लिए फार्मूला लगा रहे हैं बी माइनस एनपी प्लस वन, तब आपको अगर इस फार्मूले को लगाएंगे तब इस फार्मूले में आपको केवल कौन से नोड कंसीडर करने हैं, प्रिंसिपल नोड कंसीडर करने हैं। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल नोड कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स आपके पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ नोड्स अगर कम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ ब्रांचेस भी कम हो जाएंगी, तो आपको कैलकुलेशन क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने किसी भी सर्किट में नंबर ऑफ मेश निकालने के लिए इस फार्मूले को भी लगा सकते हैं, इस फार्मूले को भी लगा सकते हैं। लेकिन हम कौन सा फार्मूला जनरली लगाएंगे, हम जनरली जो है नंबर ऑफ मेश को निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे बी माइनस एनपी प्लस वन। ठीक है, इस फार्मूले को लगाने से, क्योंकि प्रिंसिपल नोड का नंबर क्या होता है, कम होता है। अगर प्रिंसिपल आपके जो है नंबर ऑफ नोड कम होंगे, नंबर ऑफ नोड अगर कम होंगे तो नंबर ऑफ ब्रांच भी कम होंगी, तो गिनना आसान होगा। लेकिन अगर आप इस फार्मूले को लगाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोड आपके पास ज्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ नो अगर टोटल नोड्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा होंगे, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। आंसर तो सेम आएगा, लेकिन इस फार्मूले से नंबर ऑफ मेश निकालने में आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। और इस फार्मूले से आपके नंबर ऑफ नोड्स कम होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल नोड ही कंसीडर, तो नंबर ऑफ ब्रांच भी सर्किट में कम होंगी, तो आपका रिजल्ट जल्दी से आ जाएगा। तो हम जो है अपने एग्जामिनेशन में जब भी आपको मेश निकालने के लिए फार्मूला पूछा जाएगा, फिर फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, तो जनरली हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के नंबर ऑफ मेश इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस एनपी प्लस वन। ठीक है, और बेटा जब आप इस फार्मूले को लगाएंगे तो आपको अपने सर्किट में केवल कौन से नोड कंसीडर करना है, प्रिंसिपल नोड। क्योंकि प्रिंसिपल नोड आपके सर्किट में कम होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ ब्रांच भी कम होंगी, और नंबर ऑफ ब्रांच कम होंगी तो आपका कैलकुलेशन जल्दी से हो जाएगा। इसको नोट करिए बेटा, जो चीज मैंने आपको बताई है बिल्कुल क्लियर है। किसी किसी बुक में ये फार्मूला दे देते हैं, किसी किसी बुक में वो फार्मूला दे देते हैं, तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन होगा कि एनपी होगा। दोनों सही है बेटा, किसी भी फार्मूले से लगाइए, लेकिन नंबर ऑफ मेश को निकालने के लिए हम हमेशा फार्मूला लगाएंगे बी माइनस एनपी प्लस वन, क्योंकि वहां से कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताए। क्लियर है बेटा? चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको मुझे बताने हैं कि सर्किट में कितना मेश होगा और कितना लूप होगा। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। यहां पर आपके पास दो ही नोड हैं, और इन दो नोड के बीच में कितना एलिमेंटल कनेक्शन है, एक एलिमेंटल कनेक्शन ये है, दो रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स के थ्रू, एक इस सिंगल रजिस्टर के थ्रू और एक इन तीनों रजिस्टर के थ्रू। तीन एलिमेंटल कनेक्शन, तो तीन ब्रांच होंगी। चलिए आपको मैं एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दे रहा हूं, आपको मुझे बताना है कितनी मेश होंगी और कितने लूप होंगे। नाउ आई कैन बी गिवन द सर्किट डायग्राम। यहां पर आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, नाउ फिर आपके पास यहां पर एक
R1 ओम का प्रतिरोध लगा है। नेक्स्ट R2 ओम का प्रतिरोध लगा है। R3 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर R4 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर आपके पास एक दैट इज R5 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर आपके पास एक R6 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर आपके पास R7 ओम का एक प्रतिरोध लगा है। यहां पर एक करंट सोर्स लगा है और यहां पर आपके पास एक फिर से प्रतिरोध लगा। ठीक है, नाउ दिस इज R1 ओम का प्रतिरोध है, R2 ओम का प्रतिरोध है, R3 ओम का प्रतिरोध है, R4 ओम का प्रतिरोध है, R5 ओम का प्रतिरोध है, R6 ओम का प्रतिरोध है, R7 ओम का प्रतिरोध है, दैट इज R8 ओम का प्रतिरोध है और यहां पर आपके पास 20 एम्पियर का करंट सोर्स लगा। आपको बताना है नंबर ऑफ mesh that can be represented by M and number of loops can be represented by small l is equal to, बताएं आपके पास 2 मिनट का टाइम है, कैलकुलेट करें। आंसर चाहिए बेटा मुझे, चैट में आप मुझे अपने आंसर को बताएंगे क्या क्या आंसर आ रहा है। तीन में से बिल्कुल। कितना लूप है? लूप को निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, लूप गिनने पड़ेंगे आपको। नहीं, 4 प्रिंसिपल नोड थोड़ा पूछा है, लूप पूछा है। तीन लूप हैं। रितु जी सही से गिनिए, 4 लूप है, 3 लूप है राजधानी। लूप पूछ रहा हूं, मेस भी लूप होती हैं। 4 लूप हैं। और देखो कितने लूप हैं, 3 से 4 हो गए आपके राजधानी। आंसर फ्लक्चुएट होके बदल रहे हैं। 7 लूप हो गए। 7 में से इमरान, 7 में से 6 लूप हैं। रितु बिल्कुल सही, 6 लूप हैं। चलिए, लूप को समझाने के लिए सबसे पहले मैं जितने भी नोड होंगे सब में नंबरिंग कर लेता हूं। चलिए 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। जब तक जिनका नहीं आया वो देखेंगे, एक बार और देखें। 6 लूप है 3 में से। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपके जितने भी नोड है, चाहे सिंपल हो चाहे प्रिंसिपल, सबकी नंबरिंग कर लेता हूं। नाउ दिस इज सिंपल नोड, नंबरिंग कर देता हूं ए। नाउ दिस इज प्रिंसिपल नोड, नंबरिंग कर देता हूं बी। दिस इज अगेन प्रिंसिपल नोड, इसकी नंबरिंग कर देता हूं सी। अगेन सिंपल नोड, नंबरिंग कर देता हूं डी। अगेन सिंपल नोड, नंबरिंग कर देता हूं ई। अगेन आपके पास प्रिंसिपल नोड है, नंबरिंग कर देता हूं एफ। अगेन आपके पास प्रिंसिपल नोड है, नंबरिंग कर ई एफ जी। और फिर से सिंपल नोड है, नंबरिंग कर देता हूं एच। ठीक है, नंबरिंग कर दो।
अब आपको दिख रहा होगा एक तो क्लोज पाथ दिख रहा होगा, ए से चले ए पर पहुंचे, ए बी जी एच ए, ए क्लोज पाथ आपको दिख रहा होगा, दैट इज, यहां लिखता भी जा रहा हूं, ए बी जी एच ए। क्योंकि ये पाथ क्या है, ए से चले और ए पर पहुंचे, पाथ क्लोज है। अगर पाथ क्लोज है तो ये क्या कहलाएगा, लूप नंबर 1। और आप देखेंगे इस क्लोज पाथ के अंदर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो इस लूप को आप क्या भी बोल सकते हैं, मेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो, ऐसा क्लोज पाथ आपका क्या भी कहलाता है, मेश भी कहलाता है। तो नाउ दिस इज द लूप नंबर 1, लूप नंबर 1, और इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो ये क्या भी कहलाएगा, ये लूप आपका मेश भी कहलाएगा। चलिए दूसरे लूप के बारे में बात करते हैं। बी से चले और बी पे आ रहे हैं, बी सी एफ जी ए, ये पाथ क्लोज है। अगर ये पाथ क्लोज है तो ये पाथ क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। नाउ दिस इज लूप, और इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो इस क्लोज पाथ को आप क्या भी बोल सकते हैं, दैट इज मेश नंबर 2। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा लूप नंबर 2, ये आपका क्या है, मेश भी है, मेश नंबर 2, दैट इज बी सी एफ जी बी। ये आपका पाथ क्लोज है, अगर पाथ क्लोज है तो लूप कहलाएगा, लेकिन इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो इस क्लोज पाथ को आप क्या भी बोल सकते हैं, मैश बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको दिख रहा होगा कि फिर से क्लोज पाथ के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज स्टार्ट कर रहा हूं मैं सी से। पहले मैंने स्टार्ट किया था बेटा ए से, फिर मैंने स्टार्ट किया बी से, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सी से। क्लोज पाथ मतलब सी से चल के सी पे आना है बेटा, सी डी ई एफ सी, दिस इज अगेन एक क्लोज पाथ। अगर पाथ क्लोज है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका लूप कहलाएगा, दिस इज नथिंग बट द लूप नंबर 3। और इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो इस क्लोज पाथ को आप क्या भी बोल सकते हैं, दिस इज मेश। ये आपका क्या है, दैट इज नथिंग बट द मेश। ठीक है, दिस इज सी डी ई एफ सी, तो दिस इज नथिंग बट द लूप नंबर 3, और ये आपका क्या है, मेश नंबर 3। ठीक है, चलो उसके बाद आप देखते हैं फिर से कोई क्लोज पाथ दिख रहा है क्या। अब मैं अलग अलग कलर के पेन यूज कर रहा हूं बेटा, फिर से आपको कोई क्लोज पाथ दिख रहा है क्या, बिल्कुल मुझे एक और क्लोज पाथ दिख रहा है। आप देखेंगे ए से स्टार्ट कर रहा हूं और ए पे आऊंगा, ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ए बी सी एफ जी एच ए से स्टार्ट किया था और ए पे आया, ये आपको पाथ कैसा दिख रहा है, क्लोज पाथ दिख रहा है। अगर पाथ क्लोज है तो क्या कहलाएगा, लूप। तो दिस इज नथिंग बट द लूप नंबर 4, लूप नंबर 4। लेकिन इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से दो क्लोज पाथ है, तो इस क्लोज पाथ या फिर इस लूप को हम मेश नहीं बोल सकते, ये केवल क्या क्या है, लूप है। ठीक है, तो नाउ आपको एक और लूप दिख रहा होगा, दैट इज ए से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ए बी सी एफ, that is G H A. This is nothing but the loop number 4. This is loop number 4. ठीक है, फिर से बेटा मैं आपको दिखा रहा हूं एक और क्लोज पाथ दिख रहा होगा। इस बार मैं स्टार्ट कर रहा हूं बी से, ध्यान से देखिएगा, बी से स्टार्ट कर रहा हूं, बी पे आऊंगा, दिस इज बी सी, दिस इज डी, दिस इज ई एफ जी एंड दिस इज बी। बी से चला था बी पे आ गया, तो ये पाथ कैसा है, दिस पाथ इज क्लोज। अगर पाथ क्लोज है तो ये क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा, दिस इज लूप नंबर 5। लेकिन इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से दो क्लोज पाथ हैं, एक क्लोज पाथ ये दिख रहा है आपको और एक क्लोज पाथ ये दिख रहा है। तो अगर किसी भी क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ होगा तो उस क्लोज पाथ को आप मिस नहीं बोल सकते। तो ना लूप नंबर 5 में आपको दिखा देता हूं, नाम लिख देता हूं, दिस इज बी से स्टार्ट करो बेटा, बी सी डी ई एफ जी बी। नाउ दिस इज ओनली द लूप नंबर 5, लूप नंबर 5। और बेटा एक आपको और दिख रहा होगा बेटा, बिल्कुल आउटर वाला, ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ए बी सी डी, ए से स्टार्ट करूंगा, ए पे ही आऊंगा,
दिस इज ई एफ जी एच और अगेन ए पे। तो ये आउटर वाला भी आपका जो है जहां से स्टार्ट नहीं पहुंच गया, ये क्या है आपका, दिस इज द लूप नंबर 6। दिस इज लूप नंबर 6। नाम लिख देता हूं बेटा, दिस इज ए से स्टार्ट किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच और फिर ए। दिस इज नथिंग बट द लूप नंबर 6। दिस इज लूप नंबर 6। और इस क्लोज पाथ में आपके फिर से 3 क्लोज पाथ हैं, ठीक है। तो इस क्लोज पाथ को आप केवल लूप बोलेंगे, मेश नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि मेश की डिफिनीशन एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर फिर से कोई क्लोज पाथ ना हो। इस क्लोज पाथ के अंदर 3 क्लोज पाथ हैं, इसलिए इसको मेश नहीं। तो नंबर ऑफ लूप अगर की मैं बात करूं, लूप है मेरे पास 6 और मेश कितनी है 3। तो नंबर ऑफ मेश है 3 और नंबर ऑफ लूप है 6। फार्मूले से भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मेश। नंबर ऑफ मेश इज इक्वल टू होता है b माइनस np प्लस 1, दैट इज b माइनस np प्लस 1। इस फार्मूले को लगा सकते हैं। तो प्रिंसिपल नोड देखिए, प्रिंसिपल नोड कितने हैं बेटा, एक प्रिंसिपल नोड, दूसरा प्रिंसिपल नोड, तीसरा प्रिंसिपल नोड और चौथा प्रिंसिपल नोड। तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड की अगर मैं बात करूंगा कितने हैं बेटा, 4। ब्रांच देखनी है बेटा, हेलो ध्यान से देखिए, ब्रांच 2 नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन, ध्यान से देखिएगा, 2 नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन। तो एक एलिमेंटल कनेक्शन तो ये दिख रहा है बेटा, दिस इज फर्स्ट। 2 नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन 2 नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन 3, 2 नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन 4, 2 नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन 5 और बेटा 2 नोड के बीच का ये पूरा का पूरा एलिमेंटल कनेक्शन दिस इज 6। तो कितनी ब्रांच दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज ब्रांच है आपके पास 6। ब्रांच है बेटा 6। तो ये आएगा बेटा 6 माइनस 4 प्लस 1, 6 1 7, 7 में 4 चले जाएंगे 3। कितनी में से 3। फार्मूले से भी मैंने आपको बता दिया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। हर तरीके से, जिस तरीके से बताया जा सकता है उस तरीके से मैंने आपको बता दिया। ब्रांच गिनना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 2 नोड के बीच के लिए, इन 2 नोड के बीच में एक ये एलिमेंटल कनेक्शन है, एक ये एलिमेंटल कनेक्शन। 2 नोड के बीच एलिमेंटल कनेक्शन ब्रांच, 2 नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन ब्रांच, 2 नोड के बीच में एक एलिमेंटल कनेक्शन ये है और एक पूरा का पूरा एलिमेंटल कनेक्शन ये है। तो दैट इज नथिंग बट द 6 ब्रांच है, 4 प्रिंसिपल नोड है एंड दैट फार्मूला लगाएंगे तो भी आंसर 3 ही आएगा। क्लियर है बेटा, किसी को कोई शक हो तो बताएं। तो बेटा आज की क्लास में मैंने आपको मेश और लूप में अंतर बता दिया, मेश कैसे कैलकुलेट की जाती है, लूप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसको मेश बोलते हैं किसको लूप बोलते हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। बस जब भी हम मेश एनालिसिस पढ़ेंगे तो हमें मेश का रिक्वायरमेंट होगा, लूप कंसीडर नहीं करेंगे, मेश कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले आज मेश और लूप आप कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ मेश कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया। कल हम लोग अपने मेश एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। इलेक्ट्रिकल वाले 6:30 बजे हम लोग मिलेंगे पावर सिस्टम के लिए। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई कैन बी लीव द मीटिंग। लूप का बेटा कोई रूल नहीं होता इमरान, लूप आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं, गिनने पड़ेंगे। मेश निकालने का फार्मूला होता है लेकिन लूप निकालने का फार्मूला नहीं होता। लूप आपको अपने सर्किट के हिसाब से हर बार गिनने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।